इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो लगवाए जाने चाहिए या नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और बड़े बड़े ज्ञानी लोग और पढ़े लिखे लोग इस सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो कुछ भी उनाप शनाप बोलते रहते हैं। इसलिए इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि ये लगवाए जाने चाहिए कि नहीं लगवाने जाए चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके समाज में, आपके गांव में जितने भी बीज को संवर्धन के या बीज की नई तकनीक बनाने के कारखाने, फैक्ट्रियां या इंस्टीट्यूशन, संस्थान खुले हुए हैं, जैसे एनडीआरआई मेरे करनाल में है, ऐसे ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो खेत के बीजों पे काम करती हैं। उनका काम होता है जानवरों की नई नई नस्लें बनाना, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, उनके जीन्स की बदलना, उनके जीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना कि इससे कौन सा जीव बनेगा, इससे कैसा बीज बनेगा, इससे किस तरह का बीज बनेगा। उसको लिए आपको एक बात समझनी होगी कि एक साइंटिस्ट बैठे थे महोदय एक दिन, उसने कहा मुझे, मैं जब ये बात बोल रहा था तो उसने मुझको बोला, हम उच्च तकनीक के बीज बनाते हैं, उच्च तकनीक के। मैंने कहा कैसी उच्च तकनीक? बोला बहुत हाइब्रिड बीज बनाते हैं और बड़ी हाई क्वालिटी होते हैं हम बीजों की। मैंने कहा इसका मतलब आप हाई क्वालिटी के बीज बनाते हो, आप ये कहना चाह रहे हो उच्च तकनीक से? बोला हाँ। मैं कहा किससे हाई बनाते हो? बोला जो नेचुरल बीज होता है। इसका मतलब तू परमात्मा से ज्यादा समझदार है। जिसने प्रकृति ने वो सारे बीज बनाए थे उससे ज्यादा समझदार है। इसका मतलब तो भाई तू है ना, तू किसने बनाया? तू किसका बनाया हुआ है? बोला मेरे को, हम तो मतलब वो तो ऐसे ही बन गए, हम तो जैसे बनते हैं, प्रक्रिया है जो भी प्रजनन की प्रक्रिया, हम तो उससे बने। अच्छा, इसका मतलब परमात्मा का तेरे बनने में कोई रोल नहीं है, फिर तो ये इतनी सृष्टि में भी कोई रोल नहीं, अपन ये मान के चल पड़ते हैं। तो भैया जब परमात्मा जब कोई चीज बनाता है तो वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाता है कि मेरी कोई भी एक चीज किसी दूसरी चीज का अतिक्रमण ना करे, कोई एक जीव किसी दूसरे जीव का अस्तित्व नष्ट ना करे, या किसी और व्यवस्था को वो छेड़े ना, किसी और व्यवस्था को ना डिस्टर्ब करे, क्योंकि उससे पूरी की पूरी व्यवस्था में बदलाव आता है। हाइब्रिड बीज आने के बाद ही अंडरग्राउंड पानी खत्म होना शुरू हुआ है। जब तक हाइब्रिड बीज नहीं थे, देसी बीजों के लिए प्राकृतिक रूप से जितनी बारिश चाहिए उतने हो जाती थी। बड़े स्मार्ट थे हमारे बड़े बुजुर्ग, एक ही खेत में 4-5 तरह के बीज डाल देते थे। वो बीज भी जिसमें ज़्यादा बारिश में पैदा होते हैं, वो बीज भी जो कम बारिश में पैदा होते हैं। मान लो उस साल थोड़ी बारिश हुई तो जो कम बारिश चाहिए वो वाले बीज उग जाएंगे उस साल, और जो ज़्यादा वाले हैं वो नहीं उगेंगे या वो कम पैदा होंगे। और जब ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा बारिश वाले बीज उग जाएंगे, कम बारिश वाले नहीं उगेंगे, या उगेंगे तो बहुत थोड़े उगेंगे, या उनके बीजों की जो उनके जो अनाज है वो पतले रह जाएंगे या कमजोर रह जाएंगे, और जिसको जो चाहिए, जैसा वातावरण चाहिए वैसे वातावरण में उग जाएंगे। अब प्रकृति का भी कमाल है कि आयुर्वेद भी ये कहता है कि जैसा मौसम होता है उसी हिसाब से बीमारियां आती हैं। और अब ये भी आयुर्वेद भी कहता है और पुराना इतिहास भी कहता है कि बीमारी की वजह से, जिस जगह पर जिस चीज की वजह से बीमारी होती है उसके बराबर में उसका इलाज भी पैदा होना शुरू हो जाता है प्राकृतिक रूप से ही। खुजली वाला पौधा जहां मिलेगा उसके पास में ही खुजली मिटाने वाला पौधा भी मिलेगा। समझ गए ना? जब बुखार होना होता है तो उस एरिया में वैसी वनस्पति पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जब प्रकृति को मालूम है कि इन लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है, अब की बार इतनी बारिश होने वाली है, इतनी बारिश में इतने लोगों को बुखार होने वाला है, तो बुखार होने वाला है इसलिए प्रकृति में कहीं ना कहीं ऐसी वनस्पति पैदा होनी शुरू हो जाएगी जहां उस बुखार का इलाज होना है। जिस टाइप का बुखार होगा वैसी ही वनस्पति हो जाएगी। राजस्थान में हिमाचल वाली बीमारियां नहीं आएंगी, हिमाचल में राजस्थान वाली बीमारियां कभी नहीं आएंगी। समझ गए ना?
यहाँ के लोगों को जो बीमारी होगी वो दूसरे इलाके में नहीं होने वाली है। लेकिन अगर राजस्थान का आदमी हिमाचल की सेब खाना शुरू कर देगा, कश्मीर की सेब खाना शुरू कर देगा, तो कश्मीर वाले बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो यहाँ के लिए नहीं बनी है ना। अगर आपको कश्मीर की सेब खानी है तो कश्मीर जाइए, वहां जाकर खाकर आइए। वो वहां के मौसम के लिए बनी है, यहाँ के लिए नहीं बनी है। तो जैसे ही हम प्रकृति की इस व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं वो बहुत खतरनाक है। अगर वो खतरनाक है तो इसका मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये बीजों में हेर फेर करते हैं, बीजों की उच्च तकनीक नहीं बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, समझ गए ना भाई। भगवान से बढ़िया तो नहीं बना सकते ना परफेक्ट, जितना परफेक्ट उसने बना रखा है वो इतना नहीं बना सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बीजों को छेड़छाड़ करते हैं। अब जो ये बच्चों को लगने वाले इंजेक्शन होते हैं बचपन से, इनके अंदर भी यही सब कुछ होता है। आपके जीन्स को बदला जाता है, उसके अंदर धीरे धीरे कोई ना कोई ऐसी चीज डाली जाती है जो अंदर आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को सपोर्ट करने लगे। देखना, ध्यान देना, वो कहते हैं कि ये बीमारी ना हो इसलिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। मान लेते उस बच्चे को बीमारी होनी ही नहीं थी पूरी जिंदगी, ठीक है, फिर उसको क्यों डाला गया उसके शरीर में वो केमिकल? और आपको कैसे पता कि ये बीमारी होनी है, पक्का होगी? कभी खेती किस किस ने की है? किस किस ने उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हुए साइंटिस्ट की बात सुनी है? किसी ने सुनी है? अभी आपका पाला नहीं पड़ा। हमारे हरियाणा में आते हैं, वो क्या कहते हैं, इस बार इतनी ये खरपतवार आ सकती है, इस खरपतवार के लिए इतना दवाई फेंकना पड़ेगा खेत के अंदर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये खरपतवार खेत में आ सकती है, इसके लिए इतनी दवाई फेंकनी पड़ेगी। लेकिन भाई रोक ले यार, हद्दी हो गई ताऊ जी। कि ये खरपतवार होगी तो इसमें ये दवाई डालनी पड़ सकती है, लेकिन ये खरपतवार के होने से पहले डालनी पड़ेगी। मतलब चाहे खरपतवार हो चाहे ना हो, तुमको ये डालनी ही है। इसी तरह से चाहे आपके बच्चों को बीमारी होनी हो या ना होनी हो, तुमको वो केमिकल उसके शरीर में डालना है, ठीक है ना। चाहे उससे ठीक होना हो या ना होना हो, तुमको उसके शरीर में वो केमिकल डालना है। मतलब अरे इसमें पानी लाना था भगत, हद है यार तुम्हारा भी ना, दे दे इधर ही। समझ गए बात? वो क्या कह रहे हैं, पानी के में थोड़ी कुछ और डालना करें। वो क्या कह रहे हैं कि आपको अपने शरीर में ये केमिकल डालने ही डालने हैं। और प्रकृति का ये कमाल है कि एक बात समझिएगा और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई बदलाव आया है प्रकृति में या आपके आसपास के वनस्पति में या आपके शरीर में, और वो अपने आप आया है प्राकृतिक तरीके से, तो मौसम या तो प्रकृति के पास ऐसा अरेंजमेंट है कि वो उसको ठीक भी कर देगा अपने आप से ही। लेकिन अगर कोई केमिकल आपके शरीर में डालकर आपको बीमार किया गया है, तो फिर केमिकल से ही आराम आएगा। अब आपको सिर्फ इतना जानना है और मुझे इतना बताना है कि आपके गांव में, राजस्थान है तो राजस्थान में तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आज से 10 साल पहले भी लोग बीमार नहीं होते थे, बल्कि 2019 से पहले ही बीमार नहीं होते थे। क्यों जी? यहां का आदमी बीमार नहीं देखा मैंने कभी, बहुत कम बीमार होता है। उसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो सबसे पहला तो यही कारण है कि तो खुली हवा और प्रदूषण बहुत कम है, खुली हवा खूब है और रेत आराम से, धूप तगड़ी मिलती है, हाईएस्ट टेम्परेचर भी चला जाता है दिन के अंदर, रात में कभी लोएस्ट भी चला जाता है। तो टेम्परेचर मतलब ऊपर से और निचले वाले सिरे टच करता रहता है बॉडी, तो बॉडी के अंदर अपने पड़े सारे वायरसेस को अपने आप मारती रहती है। राजस्थान का आदमी बीमार नहीं होता था, हिमाचल का आदमी बीमार नहीं होता था।
हरियाणा और पंजाब का आदमी तब से बीमार होना शुरू हुआ जब से उसने खेतों के अंदर पेस्टिसाइड और यूरिया डालना शुरू किया। उसको बीपी, शुगर, किडनी, लीवर, हार्ट की दवाई, मतलब बीमारियां तब होने लगी जब हमारे गांव में आरएमपी डॉक्टर्स आए। समझ गए ना? हमारे गांव में अगर 60-65 साल के किसी आदमी को हार्ट अटैक होता है तो मैंने इतिहास देखा है, ये वही आदमी था जिसको हर बीमारी में उस आरएमपी डॉक्टर के पास जाके कहा मेरे तो इंजेक्शन ला दे, मैं तो उसी तरह आराम होएगा। जो ज़्यादा इंजेक्शन लगवा रहे थे वही लोग ज़्यादा बीमार होते थे। आज अपने आसपास देखो, अगर आपके किसी बुजुर्ग की उम्र 100 साल हो गई है या 100 से ऊपर है आपकी जानकारी में, तो आप उसकी हिस्ट्री पता करो, वो आदमी होगा जो डॉक्टरों के पास आज तक गया ही नहीं है। समझ गए ना? यानी जो डॉक्टरों से बचा रहा वो जिंदा रहा स्वस्थ रह करके, और जिसने अपने बच्चों को बचपन में पैदा होते ही केमिकल डालने स्टार्ट कर दिए, उनके बच्चे हर दूसरे तीसरे महीने अस्पताल में जाना कन्फर्म है। पहले डॉक्टर आया है, फिर बीमारी आई है गांव में। पहले पुलिस आई है, पुलिस चौकी बनेगी, उसी गांव में नशा सबसे ज्यादा बिकेगा, उसी में अपराध सबसे ज्यादा होगा। जहां पर अदालत आई है, जहां पर कोर्ट खुली है, वहीं पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। ध्यान देना, पहले कोर्ट खुलेगी, गांव के लोग पंचायत पे भरोसा उसके बाद करना बंद करेंगे। समझ में आ गया? अब जिसने लगवाना है लगवाओ अपने बच्चों को, जिन्हें नहीं लगवाना मत लगवाओ। ये ज्ञान युद्ध है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल खूब हैं। ये रविंदर बैठा है, 4 साल का तो हो गया तेरा बेटा, 5 का हो गया, 5 का हो गया। आज तक उसने कभी कोई शरीर में केमिकल नहीं डाला, कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, और उसकी ऊर्जा का लेवल चेक कर लेना। कल आप सुनील देखा था, वो ऐसा। हमारे वाला तो भाई प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, शुरू में तो बड़ी दवाइयाँ खाई है, फिर हमने भी बंद करवा दी, पिछले 10 साल से उसने भी नहीं खाई। ठीक है, 27 साल मुझे हो गए कोई भी दवाई खाए हुए, कोई भी केमिकल। लेकिन ऐसे आपको अपने मोर्चे में सैकड़ों की संख्या में बच्चे मिलेंगे जिन्होंने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, जिन्होंने नहीं देखी, पहले 4-5 साल तकलीफ में निकाल लिए, उसके बाद वो बीमार ही होना बंद कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि खान पान में कबाड़ इतना है, आपकी नमकीन उसके अंदर केमिकल इतने खतरनाक है, कुरकुरे, चिप्स, ये जितना कबाड़ है आपको उससे भी बचाना पड़ेगा। फिर आपके खेत के अंदर हाइब्रिड ना हो, उससे भी बचाना पड़ेगा। अभी कह देंगे हम अपने खेत में तो इस्तेमाल करते हैं, वो तो बिना केमिकल का यूज़ करते हैं अपने घर में, लेकिन जो ब्रेड खाते हो वो तो केमिकल वाले अनाज का है, जो बिस्किट खाते हो, जो नमकीन खाते हो, वो तो केमिकल वाले का है। तो अपने को एक पूरा नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा जो केमिकल रहित हो, और केमिकल रहित करने के लिए अपने को इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जा करके हम वो पूरी व्यवस्था बदलेंगे। तो आपको डलवाना चाहिए आपके बच्चे के शरीर में केमिकल? बस ये समझ लो, जिसने बीमार होना है वो उन डॉक्टरों के पास अपने बच्चों को ले जाओ। प्रेगनेंसी के दौरान जो डॉक्टर्स के पास जाएंगे उनकी डिलीवरी कट के ही होगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि भैया नर्स एक दिन क्या कह रही है, बाय चांस हमारा कोई झगड़ा हो गया, हम अस्पताल में गए हुए LMR कटवाने के लिए, क्योंकि हमको कंप्लेंट लिखवानी थी, और वहाँ वो डॉक्टर के साथ वो जो आशा वर्कर थी वो लड़ाई कर रही है, वो उसको बहस कर रही है। वो क्या शिकायत कर रही है? शिकायत पता क्या कर रही है? डॉक्टर साहब मेरे 2 केस खराब कर दिए उस दाई ने। बोले क्या हुआ? उसने गांव में 2 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी करवा दी, 2 केस खराब हो गए। डॉक्टर कहता है FIR कराना फिर उसकी। समझ रहे? क्योंकि वो 2 केस थे उसके लिए, उनको पैसा मिलता है इसका। अगर उनको कटवा देते तो बढ़िया रहता। लॉकडाउन में आप डॉक्टरों से बच के रहे ना, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी कितनी हुई? 80% डिलीवरी, 80-90% डिलीवरी नॉर्मल हुई। जो डिलीवरीज आजकल जिनके नाम पे काटा जाता है। तो अब आप ज्यादा समझदार हैं? हाँ जी, तो अब ज्यादा समझदार हैं कि भैया 1 करोड़ रुपया लेके, जो 1 करोड़ रुपया खर्च करके जो डॉक्टर बनेगा वो चाहेगा कि आप बीमार ना पड़ो, है भाई? हाँ, और इनको तो पता ही है।
मतलब ये तो दवाइयों का काम करते हैं, इनको मालूम है कि ये खाने से इसमें आराम तो हो जाता है, लेकिन 2 बीमारियां और होती है, उन 2 बीमारियों की भी फिर बढ़ती है, और इनको पता होता है। 5,000 रुपए पर दवाई लेती है पर केस। 2011 के बाद एक कानून बना आरबीआई द्वारा कि नोट छापने के लिए मानक की आवश्यकता नहीं है। ये लागू किया गया या नहीं किया गया? ये लागू किया जा चुका है कॉइनेज एक्ट 2011 के नाम से। 2012 में इसको पास कर दिया गया था। हमने सरकार से पूछा कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है। जिस प्रकार से हर कानून को लाते हैं जब हम देश के अंदर, खास तौर पे अगर मनी बिल है, तो जब उसको लाया जाता है तो उसके ऊपर पूरी बहस होती है। उस बहस में सत्ता पक्ष ने क्या दलील दी और विपक्ष ने क्या दलील दी, तो आपको जानकारी जान करके बड़ी हैरानी होगी कि मनी बिल के ऊपर भारत के इतिहास में बहुत कम उदाहरण आपको मिलेंगे कि कोई बहस हुए बिना कोई कानून बन गया। कोई कानून बन गया, कोई भी बहस हुए बिना। ना सत्ता पक्ष ने कुछ कहा, ना विपक्ष ने कुछ कहा, बस एक कानून आया और वो पास हो गया। कमाल है ना? तो मतलब इसको चैलेंज करना बड़ा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? है? ये भी बड़ा जरूरी है। दूसरा, इस व्यवस्था परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें जमीन पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे पास समय बहुत कम है और परिवार का पेट भी भरना है। इसके लिए हम कब तक जमीन पर आंदोलन करेंगे और इसके लिए हमारी क्या तैयारी है? अभिषेक शर्मा जी का ये सवाल है। शर्मा जी जो हैं वो हमसे तैयारी पूछ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ ओपन में सरकार को सारी तैयारियां बता दें तो सरकार अपनी तैयारी कर लेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि आप हमको भी बताओ, सबको बताओ क्या तैयारी है आपकी। नंबर 2, मैं समझ गया, मैं आपकी बात भी समझता हूँ, इतना पागल नहीं हूँ, ये इसी काम पे हूँ मैं। सवाल ये है, समय बहुत कम है वाली बात है। समय कम नहीं है, समय कभी कम नहीं रहा हमारे पास। बस ये है कि यदि हम आज लड़ना शुरू कर देते हैं ज़मीन पर थोड़े बड़े स्तर पर, तो आज हमें व्यवस्था को बदलने में कम समय लगेगा। 2024 का चुनाव होने के बाद जब सरकार के पास पावर फिर से इकट्ठी हो जाएगी, फिर हमारा जोर थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जब हम पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे, फिर थोड़ा और ज़्यादा लगेगा। मतलब समय कम नहीं है, समय खूब है अपने पास, क्या दिक्कत है भाई? अगर भगत सिंह ने ये सोच लिया होता कि मैंने अपने ही जीवन काल में इस देश को आज़ाद करना है, तो वो कभी भी अपना बलिदान नहीं दे पाता। वो अगर ये सोचता कि मुझे इसी जीवन काल में करना है, उनको ये मालूम था कि भाई इसके लिए बलिदान देना होगा। आज़ादी अगर इतनी सस्ती चीज़ होती ना मेरे दोस्तों, तो हम सब लोग आज़ाद महसूस करते। जब आप आज़ाद होना शुरू होते हो ना, सबसे पहले आपको वहाँ विरोध झेलना पड़ता है जहाँ आप काम करते हो, फिर आपको विरोध झेलना पड़ता है जो आपके परिवार में साथ रहते हैं, फिर अपने दोस्तों में, फिर अपने रिश्तेदारों में, आपको हर जगह से विरोध झेलना पड़ता है आज़ाद होने के लिए। फिर आपको पुराने सारे बंधन तोड़ने पड़ते हैं। केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है क्या? केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा जो साइंस पढ़ता है, उसको मालूम होना चाहिए कि नए बंधन केवल तब बनते हैं जब पुराने बंधन टूटते हैं। जब पुराने बंधन टूटते हैं तो आदमी को ऐसा महसूस होता है कि मैं तो अकेला हो गया। देखिएगा, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए या फिर नीचे से ऊपर जाए, इस सारी कंडीशन में क्या कमाल की बात होती है। जब ऊपर से नीचे आ रही है कोई चीज़ और अब इसने ऊपर जाना शुरू किया, तो पहले नीचे आकर कुछ समय के लिए, वो 1 सेकंड हो सकता है, वो सेकंड का 1000वां हिस्सा हो सकता है, वो सेकंड का 100वां हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक क्षण के लिए वो रुकेगी, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, वो फिर ऊपर जाना शुरू होगी।
ऊपर जाते जाते वो एक समय पर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, फिर नीचे आना शुरू होगी। इसी प्रकार से जब पुराने बंधन टूटते हैं और नया बंधन बनता है, केमिस्ट्री में भी जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो आयन होता है या फिर वो जो मॉलिक्यूल होता है वो बिल्कुल अकेला होता है। इसी तरीके से जब आपके पुराने बंधन टूटते हैं नए बंधन बनने के लिए, जब आप आज़ादी की प्रक्रिया में बढ़ रहे होते हो और पुरानी व्यवस्था से आज़ाद होना चलते हो, तो एक मोमेंट के लिए ऐसा समय आता है जब आप बिल्कुल अकेला महसूस करते हो। एंड दैट इज द मोमेंट जब आपको रास्ता तय करना होता है कि वापस उसी रास्ते पर चले गुलामी के या आज़ादी वाले पर ही कायम रहना है। वो जब आज़ादी वाले पर जब हम कायम हो जाते हैं तो आपके नए रिश्ते बनने शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आज़ादी अगर इतनी सस्ती होती तो तमाम 7.5 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ये इतनी महंगी चीज़ है कि अगर हमारे बलिदान देने से हमारी अगली संतानें भी आज़ाद होती हों तो भी घाटे का सौदा नहीं है। ये हमारे देश में क्रांतिकारी बता करके गए हैं। और ये इतना छोटा काम भी नहीं है कि भाई इसको कोई भी कर सकता है। इतना छोटा काम होता तो अभी तक हम लोग 1 लाख लोग इकट्ठे कर लेते। जब हम देखो ना, कोयला निकालना हो, किसी जंगल में पता चला कि यहाँ कोयला हो सकता है, जब आप खोदने चलोगे तो कोयला ही कोयला निकलेगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मिट्टी निकलेगी फिर कोयला निकलेगा जब कोयला हो। लेकिन अगर पता चल जाए कि यहाँ पर लोहा है तो मान लो 1 टन मिट्टी में 10 ग्राम लोहा मिले या आधा किलो लोहा मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर पता चले कि यहाँ सोना है तो क्या पता 1000 टन में जाकर के 10 ग्राम मिले। हमें क्या पता कितना खोदना पड़ता है तब जाकर के सोना मिले। और जब पता चले कि यहाँ हीरा हो सकता है तो कितनी खुदाई करनी पड़ती होगी तब जाकर के एक हीरा मिलता होगा, या हीरे कितना एरिया करना पड़ता है, कितने साल लगते हैं उसको तपने में, कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर झेलना पड़ता है। ये बात समझने की है। मतलब जो लोग बलिदान देने वाले हैं, जो लोग जिनके बलिदान से हमारी अगली पीढ़ियां आज़ाद होने वाले हैं, उनकी सर्चिंग की प्रोसेस ही इतनी लंबी है। वो इतना सस्ता काम नहीं है ना, इतना छोटा काम नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि भैया हम निकले और आज़ादी की दिशा में बढ़ चले। जो काम हमने छेड़ा है ये बहुत टफ काम है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है और हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? सब्र की। कमी किस चीज़ की है? अपना किए हुआ परमात्मा को अर्पित करने की। हमारे यहाँ थोड़ा सा कर लेता है आदमी, क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है। अखबार में नाम ना छपे तो टेंशन हो जाती है, आंदोलन में माइक पर बोलने को ना मिले तो टेंशन हो जाती है? और एक जना सारे पैसे खा गया इसकी टेंशन हो जाती है, उसने हमारा हिस्सा नहीं दिया इसकी टेंशन हो जाती है, बच्चे रोटी कैसे खाएंगे इसकी भी टेंशन हो जाती है। वाकई में होती है, बहुत बार हुई हमारे साथ, अभी भी हो जाती है मेरे साथ। तो अभी मैं मैसेज दिखाऊंगा, मेरे मकान मालिक का मैसेज आया हुआ है कि किराया क्यों नहीं दिया अब तक, 2 महीने हो चुके हैं, 3रा महीना नहीं दिया। हमारा उसूल है संगठन के पैसे से अपने बच्चों को कुछ भी नहीं खिलाएंगे, मतलब संगठन के पैसे से टॉफ़ी भी नहीं खिलाएंगे, वो समाज का पैसा है, अपनी मेहनत से कमाएंगे हम। अब अपनी मेहनत से कब कमाएंगे? टाइम मिलेगा तो ही तो कमाएंगे। अब कई बार टाइम नहीं मिलता। शुरू में जब मोर्चा बनाया 8-8 महीने तक नहीं काम किया गया, नहीं कमाया गया, भूखों मरने की नौबत आ गई। घर से बीवी का फ़ोन आया, नहीं बस की बात है शहर में रखना, चंडीगढ़ जैसे शहर में रखना, तो हमें घर छोड़ाओ। या मकान मालिक रोज आके बैठ जाता है कि किराया लेके जाऊंगा। क्या करते? चलो भाई करेंगे थोड़े दिन की छुट्टी लेके, फिर परमात्मा मदद कर भी देता है। इसलिए ये समस्या आएगी, इसको मैं समझता हूँ। फिर हमारे साथियों ने कहा कि जो लोग समाज में लड़ने चलते हैं इनकी कुछ व्यवस्था करें। मैंने कहा कैसे करें? कि समाज से जो दान लिया है इनके घर में थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा पहुंचा दें। तो मैंने एक ही सवाल होता है, किराए का आदमी कभी क्रांति नहीं करता। जो आदमी अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता वो समाज की क्या लड़ाई लड़ेगा? है? इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। अरे तो आपको इतना परिवार दे दिया कमा करके, एक हुनर नहीं है आपके पास, कोई सामान लेकर नहीं बेच सकते, इतने कस्टमर ही तो बैठे हैं। सबका नंबर लो, ईमानदारी से प्योर चीज बांटो। ये पढ़ रखा हुआ है
जिसको चाहिए ले लेना। अरे दूध लेकर के उसका खोआ निकाल के बेचने शुरू करोगे तो इतनी बर्फी बिक जाएंगी, इतने कस्टमर बैठे हुए हैं, बाय कोरियर से सर्विस भेजो, कोरियर का पैसा अपनी जेब से नहीं लगता, जो प्रॉफिट है वो मार्जिन निकाल के घर में भेजना स्टार्ट करो। क्यों जी, शहद तोड़ के भेजना शुरू कर दो, असली किसी भी चीज का, दालों का व्यापार चालू कर दो, सबको चाहिए ना, और किसी को कुछ नहीं होता है तो बिना इंजेक्शन लगे हुए बच्चे नहीं मिलते आजकल, मैट्रिमोनियल खोल लो है कुछ ही कर लो यार। ये लोग मिलवाने का पर्पस यही है कि एक दूसरे का सपोर्टिव हैंड बनेंगे अपन, ठीक है ना। हम जो भी काम करते हैं एक दूसरे को मदद करो ना सारे के सारे। अभी मेरा थोड़ा सा नाम चल गया, मान लो पूरे समाज में घूमता हूं मैं, तो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, ज्यादा लोग जानते हैं तो इसका बेनिफिट मैं उठा सकता हूं कि नहीं। सामान बेचना चालू करूं अपना, अपनी दुकान खूब चलेगी कि नहीं। तो हमने नियम बनाया, नहीं मैं नहीं बेचूंगा सामान, आप बेचो मेरा इस्तेमाल करके। अगर आपके पास कोई प्योर चीज है तो अपने समाज में दीजिए ना, खेती कीजिए ऑर्गेनिक, सामान आपका गांव से उठाएंगे, घर से उठवाएंगे पैकिंग में। आप प्योर चीज उगाइए, आपको पता चलेगा। आप ये वकील साहब हैं, इनकी वकालत हम चलवाएंगे, आपको इतने केस देंगे, इतने ताले तोड़ेंगे, टेंशन ही नहीं क्या दिक्कत है? जो बिजली का काम करता है वो बिजली का सामान उससे लाओ ना, अपने आदमी से। कोई एसी ठीक करता है, कोई कूलर ठीक करता है, अपने जेएसएम वाले से ठीक करवाओ ना, है 2 पैसे ज्यादा जाएंगे तो अच्छे आदमी के पास जाएंगे, समृद्धि होगी, अच्छे आदमी की होगी। गांव के आदमी को, किसान को मजबूत करो। और इतने सारी चीजें हैं, अपन मैकेनिक भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, दुकानदार भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, सारी टाइप के लोग बैठे हैं, सारे अपना अपना चलो करो। हाँ भलो बनवाने, और ज्यादा बकाने की बात करे तो सबको बताओगे झूठ बोलता है, बात करता है, बात में सच्चाई कम है, रिसर्च कम है इसकी। बताओ सच्चाई में, नहीं अगर सच्ची करा है तो सबको बताओ कि बनवानी चाहिए, और अगर गलत करता तो बताओ कि नहीं बनवानी चाहिए, ठीक है ना। जो अच्छा आदमी है उसका प्रचार करो खूब, और जो बुरा आदमी है उसका भी करो, उसका कुप्रचार करो, है ना। तो अपने को ये एक इस तरह से ये एक चीज है। अभी क्वेश्चन है कि अगर हर प्रधानमंत्री को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से ही काम करना है तो जनता सरकार मोर्चा अपनी कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्यों नहीं बना लेता और पूरे सिस्टम को बस एक ही बार में क्यों नहीं बदल देता? ऐसा सवाल उन्होंने किया है। आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं? कोई नहीं सहमत है? क्यों? हाँ, देखिए, आपने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी की सत्यता केवल तभी तक चलेगी जब उसके अंदर बिल्कुल सच्चे लोग आएंगे। अभी तो जनता सरकार मोर्चा में सच्चे लोगों की गारंटी नहीं है अपने को कितने हैं। पार्टी तो बहुत दूर की बात है, 543 आदमी जिनकी गारंटी ली जा सके ऐसे नहीं है अपने पास। कैंडिडेट ही नहीं है, उनको लड़वाने वालों की तो बात छोड़ दो आप, ठीक बात। दूसरी बात, रावण की व्यवस्था में अगर राम भी राज करेगा तो रावण के हिसाब से ही करेगा। आपकी जमीन का रिकॉर्ड कौन देख रहा है? पटवारी, कानागो, तहसीलदार, नायब तहसील, ये सब लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये किस व्यवस्था के हिसाब से काम करते हैं? जो वो बना के गए हैं लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड रजिस्टर, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो आप कितने ही बड़े एमएलए एमपी बन के वहां बन के खड़े हो जाओ, रजिस्टर उन्हीं के हाथ में आए, ठीक बात। स्कूल में जो मास्टर जी पढ़ाएंगे वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। सिलेबस किसने बनाया? सीबीएसई ने बनाया। वो सिलेबस किस हिसाब से बना हुआ है? वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ। आपके लोकल जरूरतों के हिसाब से सिलेबस नहीं बना हुआ, तो मास्टर जी भी उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक। अगर शिक्षा ऐसी होगी, स्वास्थ्य ऐसा होगा और राजनीति भी ऐसी होगी। हर मिनिस्ट्री के अंदर एक सीआईए का एजेंट बैठा है, पता है आपको ये बात? और किसी भी मिनिस्ट्री में ऐसा आदेश पारित नहीं हो सकता जो जनता के हिसाब से बने। सब कुछ उनके हिसाब से बनेगा तो मिनिस्टर रहेगा। अनिल माधव दवे आरएसएस का बहुत देशभगत आदमी था। ऐसा नहीं है कि आरएसएस में सारे समलैंगिक हैं, वहां कुछ अच्छे लोग भी हैं।
वो मतलब इतना जेन्युइन आदमी था कि उसने जीएमओ के ऊपर, जो सरसों की जीएमओ जब आने लगी, कंपनियों ने लाई, तो उसके ऊपर किसान संगठनों ने मतलब आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई मैं रिसर्च करूंगा, देखूंगा 5-4 साल के अंदर, अगर इसका कोई नेगेटिव असर होता होगा तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इसको बैन करेंगे। अगर ये पूरी तरह से सुरक्षित हुआ तो ही जीएमओ को अप्रूवल देंगे हम। और ये बात मल्टीनेशनल कंपनियों को पता है। ब्राजील की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था सरकार ने कि जो भी जानवर या जो भी इंसान, कोई भी जीव जंतु जीएमओ खाता है, कोई भी जीएम सीड खाता है, जैसे सरसों आजकल जीएम आती है, कपास आजकल जीएम आती है, शिमला मिर्च जीएम आती है, आपका टमाटर आजकल जीएम आ रहा है, जो सुंदर सा हरा खीरा होता है दिखने में सुंदर है वो भी जीएम है। तो उन्होंने कहा था जो भी जीएम खा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी चीज खा रहा है, या तो वो या उससे अगली संतान वो नपुंसक या बांझ होगी पैदा, कन्फर्म है ये। तो जो आपके घरों में नमकीन के पैकेट हैं, जितने भी बिस्किट है, जितनी तली हुई चीजें हैं, कुरकुरे है, चिप्स है, इन सब में या तो राइस ब्रेन यूज होता है, या पाम ऑयल यूज होता है, या फिर आपका कॉटन सीड ऑयल यूज होता है, बिनोड़े का तेल, और वो सारा का सारा तेल जीएम है। तो ध्यान देना, जो भी पैकेट वाला आइटम जो तला हुआ है, सब में जो तेल इस्तेमाल होता है वो जीएम होता है। तो अल्टीमेटली वो हमारी अगली पीढ़ियों को नपुंसक और बांझ करने के लिए बनाया गया। इस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए अनिल माधव दवे ने उस रिसर्च, उसको पेपर, उस फाइल को रोक लिया कि इस पे मैं ऑब्जेक्शन लगा दिया कि पहले रिसर्च करेंगे और बाद में हम इसको देखेंगे। वो ऑब्जेक्शन दफ्तर तक पहुंचा नहीं था भाई साहब, सुनना ध्यान से। उसने शाम को उस पर लिख दिया, लेकिन वो रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई उस ऑब्जेक्शन की। तो अगले दिन सुबह अनिल माधव दवे अपने बाथरूम में मृत पाए गए, संदिग्ध हालत में, और आज तक भी नहीं पता चला कि वो कैसे मरे थे। लेकिन उसी टाइम रिलायंस इंडस्ट्री से एक डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, यूपीएससी के बैकडोर एंट्री वाला चैनल यूज करके उसी महकमे के अंदर, पर्यावरण मिनिस्ट्री के अंदर जाकर के असिस्टेंट कमिश्नर, ये चीफ सेक्रेटरी वाली, एसीएस वाली पोस्ट पर पहुंचा, वहां बैठ करके वो फाइल पास करी और साल के बाद वापस जाकर रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन करी। समझे? समझे कि नहीं समझे? मिनिस्टर बन के भी आप कुछ नहीं कर सकते, पीएम बनकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो कैसे? ये जो लाइन है ना अपनी, जनता ही सरकार है, ये गांव तक पावर लेके जानी पड़ेगी। गांव में सोचो, गांव से पैसा कंपनी को ना जाए, गांव से पैसा सरकारों को टैक्स के रूप में ना जाए। हम लोग अगर अपना ही पैसा या अपना ही सामान आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे को मजबूत कर लें पूरा गांव, और बाहर जाए ही ना, गांव में कुछ लाना ही ना पड़े बाहर से, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, तो सरकार अपने आप मर जाएगी? नहीं मर जाएगी? अपनी सरकार, जनता ही सरकार है। और नहीं तो इसके इलाज बड़े सारे हैं। राजनीतिक रूप से उनके कुचक्कर में फंसकर राजनीति करना इसका इलाज नहीं है। राजनीति, जब तक हम अपना चक्कर नहीं बनाते, जब तक हम अपनी व्यवस्था नहीं बनाते, इनके सिस्टम में तो हमको घुसना पड़ेगा, लेकिन वो रास्ता नहीं है, फाइनल रास्ता नहीं है। समझ गए ना? वो समाधान नहीं है। जैसे अगर आप में से किसी को चुनाव लड़ने का कीड़ा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप लड़िए ना। हम यहां से हम लोग एक वो पास करेंगे प्रस्ताव, सारे जनता सरकार मोर्चा के साथी, कि पार्लियामेंट चुनाव के अंदर जो व्यक्ति न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विरोध करेगा, जो कैंडिडेट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ बोलेगा, जो व्यक्ति अपनी व्यवस्था बनाने की बात करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। उसमें क्या दिक्कत है? लड़ लो भैया, जिसको लड़ना है। अगले दिन वो बाथरूम में संदिग्ध हालत में पाई जाए, और पाए जाए, वो तो उसकी सिरदर्दी है ना, उसको कीड़ा है चुनाव लड़ने का, हमको नहीं है ना। समझ गए ना? जिसको कीड़ा है वो लड़े, वो उनकी व्यवस्था में फंसे, हमें क्या? हमने तो ये व्यवस्था बनानी है कि नेता को अपने बैल की जगह इस्तेमाल करना है। जिसने जनता सरकार मोर्चा का बैल बनना है, आ जाओ, है कि नहीं?
जूम करके दिखा दे सबको, ये है अपना लोगो, जिसको हमारा बैल बनना हो चुनाव लड़ने के लिए आ जाओ आगे, क्या नहीं? लोगों के अंदर ही अपना सिंबल स्टोर कर रखा कि ये सफेद कपड़े वालों को तो ऐसे लगेंगे ना जूते लगने वाले हैं, तो हम क्यों बने भैया वो? और फिर ऊपर से जब हम समाज को इतना कुछ देने चले हैं तो चुनाव के टाइम पे ऐसे हाथ जोड़ के भिखारी वाली पोजीशन में काहे को आए हम हैं? नहीं भैया, हमसे तो भीख नहीं मांगी जाएगी, हम तो देने वाले लोग हैं। जनता सरकार मोर्चा वाले तो ये लोग हैं जो कहते हैं हमारा इस्तेमाल कर लो, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर लो, हमको किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। हम लड़ने चले जरूर हैं, हम खड़े होंगे, बोलेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, लेकिन हम भिखारी नहीं बनेंगे। हम तो बात करते हैं आपको पेंशनें भी छोड़नी पड़ेंगी सरकारों की आने वाले टाइम में। वो कहेंगे कि तुम्हारे को पेंशन नहीं मिलेगी, हम कहेंगे भैया शुक्रिया, हम तुम्हारा इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, पेंशन बंद ही कर दो तुम तो। वो एक साथी ने भेज रखा है कि स्कूलों के अंदर लगवा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए भैया? वो कह रहे स्कूल में कोई आने वाले समय में, हाँ, अगर माता पिता की मर्जी के बिना स्कूल में कोई दवाई या वैक्सीन लगाते हैं तो क्या स्कूल से निकाल ले? अरे मैं तो चाहता हूँ ये स्कूल सारे बंद ही हो जाएं, प्राइवेट स्कूल तो, और सरकारी स्कूल में व्यवस्था हम अपने एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जो हमको चाहिए। अपने पास वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम हर बच्चे को रोजगार देने वाला शिक्षण बना सकते हैं संस्थान, आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए। अभी आज आप मैसेज करेंगे, जो मेरा नंबर है 9518170000 पे, उस पर मांग लीजिएगा मेरे से आप कि वो ट्रेनिंग दे दीजिए। वो कहते हैं कि आपके शरीर में कोई वायरस भी डाल सकते हैं? भैया जी, वायरस आपके शरीर में ऑलरेडी डाल चुके हैं, डाल भी रहे हैं, ऊपर से आपके जो केमिट्रेल होता है, केमिट्रेल के माध्यम से डाल रहे हैं रेगुलरली। अपने को तो प्योरिटी की तरफ वापस जाना है, अपना ब्लड वापस से प्योर ब्लड करना है, ये अपना असली मकसद है जिस पे हमको आगे बढ़ना है। क्लियर हुआ? तो स्कूलों में लगने वाले, एक सर्वाइकल कैंसर वाली बात आई थी कि बच्चों को जो स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, भैया बस एक बात समझ लीजिए, सरकार आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है बस। क्यों? देखो, आपके गांव में अपने गेहूं पीसोगे, आपका आटा कितने दिन में खराब होने लग जाता है? 7 दिन में, 6 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में, अगर बहुत ही ठंडाई का बढ़िया मौसम होता है, नमी बिल्कुल ना हो तो इतने दिन ले लेता है। लेकिन जो पैकेट वाला जो आटा है, 6 महीने आगे की तो मैन्युफैक्चरिंग डेट लगा देते हैं। मतलब आज तो पीस दिया गेहूं, आटे को गोदाम से ही निकालेंगे 6 महीने बाद, इतना पीस के रख देते हैं, और उसके भी 2-4 महीने तक बेस्ट बिफोर यूज रहता है वो है, उसमें तो नहीं पड़ता कोई कीड़ा, इतने केमिकल डाले। और सरकार को क्या मालूम नहीं है? सरकार को क्या पता नहीं है कि जितने नमकीन के पैकेट हैं उन सब में जीएमओ यूज हो रहा है, तेल? सरकार को कौन सा पता नहीं है कि कौन सी चीज आने से नुकसान होना है, कौन सी चीज जंगल कटने से फायदा होना है कि नुकसान होना है? सरकार को नहीं पता कि हाइब्रिड यूज करेंगे हाइब्रिड बीज यूज करेंगे तो पानी ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा लगेगा तो अंडरग्राउंड पानी खत्म होगा, अंडरग्राउंड पानी खत्म होगा तो देश में पानी की स्कैरसिटी आएगी, तो प्राइवेट कंपनियां अपना एक अधिकार जमाएंगी। ये क्या सरकार को नहीं पता है? सरकार को सब मालूम है भैया जी, समझ गए ना? और अब सरकार को यह भी मालूम है कि आप कौन सी केमिकल से बीमार पड़ने वाले हो, किससे ठीक रहने वाले। आप टीबी से मरो, सरकार को टेंशन नहीं। आप कैंसर से मरो, सरकार को कोई टेंशन नहीं। आप एक्सीडेंट में मरो, आप कर्जे में दबकर डिप्रेशन से मरो, या फिर आप आत्महत्या करो, सरकार को कोई टेंशन नहीं। लेकिन सरकार कोरोना से नहीं मरने देगी, है ना? क्या कमाल करती है भैया। आपकी बच्ची को बुखार हो जाए, उसमें मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइकल कैंसर नहीं होने देगी वो आपकी बच्ची को। वो सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शंस जब गुजरात के अंदर लगाए गए थे आदिवासी लड़कियों को, तो हजारों लड़कियों के यूट्रस निकालने पड़े थे, पता है आपको? बिल गेट्स के ऊपर आज भी हत्या का मुकदमा दर्ज है उस केस में। उसी के पेटेंट करवाए हुए वैक्सीन्स हैं जो ये बच्चों को स्कूलों में लगाई जाती हैं। इसलिए स्कूल के अंदर एल्बेंडाजोल भी नहीं दिलवानी, दूसरी कोई टेबलेट भी नहीं दिलवानी, कोई इंजेक्शन्स नहीं डलवाने, और स्कूल को लिख के दे देना है कि मेरी मर्जी के बिना ना मेरे बच्चे का कोई टेस्ट होगा, ना मेरे बच्चे को किसी बीमारी का इलाज करवाया जाएगा। अगर तुम ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हो, हम अपने बच्चे को हटा लेंगे। गांव के 50 लोग अगर अपने बच्चों को हटा लेते हैं, 50 लोग मिलकर अपना स्कूल नहीं खोल सकते क्या?
अपने बच्चों को वहीं पढ़ा लो यार, मिल करके अपना एक मास्टर अपने में से ही तैयार करके बोला भाई तू अपना बच्चों को संभाल, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही करी हमने सोचा किसी की ऐसे जबरदस्ती हमारे ऊपर कंट्रोल करे। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें गारंटी है 99.9% बच्चे फेल होंगे। हम अपनी कामयाबी वाला स्कूल खोल लेंगे, एफिलिएशन नहीं चाहिए। हाँ, मान्यता की ऐसी तैसी करी को। मान्यता का मतलब क्या है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट का क्या काम है, नौकरी मिलेगी। नौकर बनाने के लिए सर्टिफिकेट और मान्यता की जरूरत होती है, काम करने के लिए नहीं जरूरत होती है। हमारे बीच में इलेक्ट्रीशियन बैठा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम सिखा दो ना, मोटर अपनी बना लेंगे हम, बिजली अपनी बना लेंगे हम। कौन सी चीज हम नहीं बना सकते, अपनी गाड़ी बना लेंगे, अपनी इंजन बना लेंगे, खेत में काम करने का काम बना लेंगे। आजकल के बच्चों को पापा बिल फ्यूज हो गया, अब ये कैसे लगेगा भैया। हमारे शहर में चंडीगढ़ में आ जाओ, फोन करेंगे कंपनी के पास, जी हमारा एक ट्यूबलाइट है वो खराब हो गई है। उधर से फोन आएगा, जी हाँ जी ठीक है, सर्विस चार्जेस हैं हमारे, जो विजिट के चार्जेस है 450 रुपीज़ हैं, बाकी का जो खर्चा होगा वो आपका होगा। ओके ठीक है जी 450 आ जाइए। वो वहाँ से चल के आएगा, उधर से वो ट्यूबलाइट है, जी ट्यूबलाइट लानी पड़ेगी। वो अपनी लेके आया है अपनी गाड़ी में, वो ट्यूबलाइट उसको उतार करके उसको चढ़ा देगा। हाँ जी कितने, बोला जी 450 सर्विस चार्जेज, 100 रुपीज़ ट्यूब बदलने के, 550 रुपये में ट्यूब बदलते हैं। 1 मिनट का काम है, 1 रुपए का भी काम नहीं है वो। हमारे बच्चों को अपना बल्ब, वहां पे बल्ब बदलना नहीं आता। ऐसे गधे औलाद है शहरों में, हैं अपनी चाय बनानी नहीं आती। मम्मी कहीं चली जाए तो कॉल करके खाना बाहर से मंगाना पड़ता है, रोटी भी नहीं बनानी आती। ऐसी औलादें पैदा कर रहे हैं हम लोग आके शहर में। शहर की तो औलाद ही औलाद नहीं है, वो तो पता नहीं कबाड़ इकट्ठा कर रखा है ऐसा लगता है। गांव के तो बच्चे को फिर भी थोड़ा बहुत कुछ करना ही आता है, उसको तो वीडियो गेम ही खेलनी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता भाई साहब, कुछ भी नहीं आता। समाज में बात करने की उसको अक्ल नहीं, समाज में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं, बस इंटरनेट चलाना आता है, इंस्टा पे रील्स आती हैं देखनी या गेम खेलना। तो ऐसे समाज थोड़ी बनाना है हमको तो समाज वो बनाना है जो चिंतनशील हो, जो जागा हुआ हो, जो एक दूसरे के दुख दर्द को समझता हो। और उसके लिए हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा आज तक का अनुभव ये कहता है, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही डरपोक है। देखो अनपढ़ आदमी खुल के बोलता है, थोड़ा पढ़ लिख जाएगा तो थोड़ा ये, और थोड़ा पढ़ा लिखा सा और होगा तो कोट पैंट पहनना शुरू कर देगा, तो सेंसिबली बोलना स्टार्ट करेगा। वो कभी भी अकड़ के नहीं बोलेगा, कभी अपनी बात को भी अकड़ के नहीं रखेगा। तो मेरे को कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम तो समझदार लगते हो। मैं कहा बेवकूफ लगना ज्यादा फायदेमंद है आज के टाइम पे, समझदार दिखने का कोई फायदा नहीं है भैया। कुछ भी बोल दो, बेवकूफ दिखते हो तो। और कोट पैंट पहन के कोई सेंटिमेंट बढ़िया से बंदे बने हो तो आपसे उम्मीद हो जाएगी कि ये तो बढ़िया बात करेगा। हम नहीं करते, वो बोलते यार तू तो पढ़ा लिखा है। मैं कहा अनपढ़ मान ले, कोई चक्कर नहीं, लेकिन अपन बोलेंगे अपने अधिकार की। ज्यादा शरणपत्ती में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने को खड़ा होना है। फिर एक ये जो स्कूलों में इसी पे कंटिन्यू रखते हैं हम लोग, इसने कहा, मोदी ने संसद में कहा कि हम तीसरी टर्म में इतने कड़े फैसले लेंगे कि आपका भविष्य बदल देंगे। और हमारा भविष्य तो हमारे बच्चे हैं। वही कह रहा है भैया। देखो उन्होंने कहा है कि हम आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड बच्चे देंगे। आप बताइए आपको कैसे बच्चे चाहिए। अगर आपको दौड़ने वाले बच्चे चाहिए, हम घोड़े का जीन डाल देंगे। अगर आपको वफादार बच्चे चाहिए तो कुत्ते का डाल देंगे। मजबूत चाहिए तो सुअर का, गेंडे का डाल देंगे। वो आपके बच्चे बदल देंगे, वो आपका भविष्य तो बदलेंगे ही। आपकी ऐसी तैसी ना कर दें, यहाँ नाक तक ना पकड़ ले तो बताना आप हमको। इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि 24 में जिसको चुनाव लड़ने का कीड़ा है अपना लड़ लो। हम तो अपनी लड़ाई 24 के चुनाव के बाद ही शुरू करेंगे कि तुम्हारे बाप आ रहे हैं, गद्दी छोड़ो, जनता आ रही है, यहां से निकलो, यहां से भागो। मई में पेंडेमिक ट्रीटी लागू हो रही है। पेंडेमिक ट्रीटी क्या, अपार आईडी क्या, सब कुछ लागू हो जाए। अगर हमारे पास लोग होंगे ना, एक आदेश लगेगा, गांव में सरकारी कर्मचारी की एंट्री ही बैन कर देंगे। ऐसी हालत ला देंगे, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई चक्कर नहीं, इनको तो कभी भी खत्म कर देंगे। अपने पास लोग हों, बस ये कह, एक गांव में कमेटी हो 10-12 लोगों की, जिसको गांव यकीन करता हो। इसलिए आज अपने गांव में जाके बोलना शुरू करो
ये होगा, मानेगा कोई नहीं, लेकिन जब होने लगेगा फिर बोलेंगे भाई अब क्या करें, फिर उस दिन बता देंगे क्या करें। हाँ, जिसने बोला था। आज सब हो रहा है ना, जो हम पहले बोलते थे इस वैक्सीन को लेकर के, बोलते थे तू पागल हो गया, तू एक ही डॉक्टर है पूरी दुनिया में, बाकी सारे साइंटिस्ट पागल है। अभी वो सारे क्या कहते यार, ठीक कहता थे ये वाले लोग ना, बढ़िया कहते थे। अभी गए ये लोग वहां पे रविंद्र और पापा ने कहा था, मैं कई बार बोला उनको ये सब ड्रामा है, वैक्सीन सब ड्रामा है, कोरोना कुछ नहीं है। उस समय उन्होंने नहीं माना, बाद में जब न्यूज आई, बहुत सारी न्यूज, हाँ मैं कह रहा तू सही कह रहा था, वो सारे बोलेंगे कि तू सही कह रहा था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 रुपया चांदी का सिक्का बनवा के चलन में चला सकते हैं क्या? देखो भैया, फिर से आपको एक बात समझनी बड़ी जरूरी है। रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सोने का है या चांदी का है या कागज का है। रुपया इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी वैल्यू स्थिर है या नहीं है। इन्होंने रुपए को कमोडिटी बना दिया और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार के कह दिया डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत। अरे रुपए की कीमत नहीं हो सकती, रुपया खुद किसी चीज की कीमत का मूल्यांकन करता है। रुपये का जो मानक है वो फिक्स कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। आप कह दो 1 किलो अनाज के बराबर 1 रुपया, फिक्स हो गया। ये फिक्स रहे जिंदगी भर, ताउम्र पूरे सृष्टि जब तक रहे, कभी किसी का शोषण नहीं हो सकता। इसके फिक्स ना होना ही समाज में सबसे बड़ी दुविधा पैदा करता है। तो इसलिए हमको चांदी सोने के चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग कहते हैं अल्टरनेट क्या है, अगर ये बैंकिंग व्यवस्था ध्वस्त हो गई, ये रुपया खत्म हो गया तो क्या होगा? सब व्यवस्थाएं हो रखी है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, चिंता नको करना, सब का तैयार है। सिर्फ दिक्कत है कि उसको संभालने वाले, ये व्यवस्था ढह जाएगी, जो नई व्यवस्था बनाएंगे उसको संभालने वाले लोग भी बेईमान होंगे तो फिर वही काम कर देंगे ना। वो जो जेन्युइन लोगों की छांट खांट और पहचान करने के लिए ये यात्रा चल रही है, ना कि कोई बड़ी सरकारें गिराने की, सरकार बनाने के लिए नहीं, व्यवस्था बनाकर आप लोगों को सौंपने के लिए आपकी वो चल रही है। इसमें आप लोगों को दौड़ना जरूरी होता है। अब वो कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डीपॉपुलेशन के क्या मतलब वो है, मतलब फायदे क्या हैं उनको, और क्योंकि डीपॉपुलेशन कम होने से नुकसान बहुत ज्यादा होता है, पॉपुलेशन कम होने से नुकसान ज्यादा होता है। देखो ऐसा है, पॉपुलेशन ने जितना देना था दे लिया, पब्लिक ने ना, जमीनें आपकी वो ले चुके हैं, पानी जमीनों के नीचे जा चुका है, अनाज पॉपुलेशन के हाथ में नहीं बचा, सोना चांदी आपके पास नहीं बचा, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो अब उनको चाहिए। अब उनको जंगलों से चाहिए, जो जंगलों में पड़ा है, लिथियम पड़ा है, कोयला पड़ा है, लोहा पड़ा है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम वो पड़ा है, सोना पड़ा है, अब ये चाहिए उनको। इसके लिए जंगल खाली करने जरूरी है। इसके लिए ही धारा 370 जैसा नाटक ड्रामा किया गया था। अभी देखो ना, बीजेपी के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि 370 हट गई, फिर एक बार चेक करो जरा हट गई है क्या सच्ची में, पता चलेगा ना 370 का बस एक क्लॉज हटाया था। अच्छा, उस क्लॉज में ऐसा क्या था जो हटाया था? उसमें सिर्फ एक ही लाइन थी कि बाहर का आदमी जमीनें खरीद नहीं सकता, तो बस सिर्फ वो हटाया था। तो वो क्लॉज हटाया, अडानी को वो लिथियम वाले जंगल दिए और अब फिर स्टेट बना दिया। गेम समझ नहीं आया ना? आ गया ये गेम था, बेचारों को देशभक्ति की चाशनी में गू खिला दिया लपेट के, गू की जलेबी खा गए साले पता ही नहीं चला उनको। अब इसके अंदर ये कहता है कि जो मुद्रा के कूटकरण में टोल मालिकों पर एफआईआर कैसे कराएं। जनता सरकार मोर्चा ने एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, टोल पे जाओ, वो डबल पैसा जैसे ही लेते हैं वो एफआईआर में अपना लिखो कौन सा गाड़ी नंबर है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कितने बजे किस टोल वाले ने तुमसे डबल मांगा, 112 पे कॉल करके वहीं पीसीआर आएगी, उसको वहीं कंप्लेंट लिखवा दो, इतने में ही आपका टोल तो फ्री होगा ही होगा, साथ में वो कंप्लेंट के लिए भी पीछे पीछे फिरते रहेंगे। फिर कहते हैं कि आईपीसी में जो चेंज किए गए हैं, नया आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट जो ला रही है, ये क्या पूरी तरह से बदल दिया जाएगा या इसमें कुछ धाराएं बदली जाएंगी? देखो दोस्तों, सीआरपीसी आईपीसी में सिर्फ वो बदला जाएगा जहां से इनकी सत्ता हिलती होगी, जिन कानूनों से, जैसे अभी ये कॉइनेज एक्ट वाले हैं, डिवैल्यूएशन वाले हैं, ये वाले बदले जाएंगे जहां ये फंसते होंगे। मैं
कुछ मुद्दे हैं ऐसे, अभी मैं बोल नहीं सकता। हमने जिन मुद्दों पे सरकार को चैलेंज किया ना, किन्हीं चीज़ों के नाम पर, सरकार ने उन चीज़ों का नाम ही बदल दिया। ले कर लो चैलेंज, मतलब कुछ भी बदलना। जैसे अब रुपये को ई रुपया बना रहे हैं, ऐसे ही CRPC IPC में भी ये लोग ड्रामा करते हैं। तो इसलिए ये जो बदलना है ना कुछ भी, ये वो है कि जब इनकी सत्ता चली जाएगी तो और जनता को पता चल जाएगा तो जनता पकड़ के रगड़ेगी इनको, तो उनको रगड़े ना उसका इंतजाम कर रहे हैं बस ये। अभी आकर के RBI जब रुपये को लेकर कोई कानून बनाती है तो क्या वो भारत सरकार से सहमति लेती है या स्वयं ही बनाती है? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि RBI कोई कानून नहीं बनाता, कानून बनाता है भारत सरकार पैसे को लेकर के। और जब हमने सवाल पूछा कि इन मुद्दों पर सरकार किस तरह से कानून बनाती है, तो हमको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बताया कि हम लोग RBI की सिफारिश पर कानून बनाते हैं। तो हमने पूछा कि RBI किसकी सिफारिश पर काम करती है और किसके हिसाब से काम करती है, तो हमें पता चला कि चाहे नोट छापना हो, चाहे नोट बंद करना हो, चाहे नोट का डिज़ाइन हो, चाहे कुछ लिखना हो, चाहे कुछ काटना हो, हर चीज़ की सिफारिश RBI का केंद्रीय बोर्ड करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं रतन टाटा, नंदन नीलकेणी, आनंद महिंद्रा एंड सो ऑन। देश के पूंजीपति बैठे हैं, वो कहेंगे वैसे RBI सिफारिश भेजेगी और उस सिफारिश के हिसाब से भारत सरकार कानून बनाएगी। ये नियम इन लोगों ने बनाया हुआ है। साथ में लिखा है कि अगर सहमति लेती है तो जनता को कानून बनाने से पहले क्यों नहीं बताई जाती, और कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, और अगर RBI बनाती है तो हक किसने दिया? RBI तो बनाती नहीं है तो हो गया। तो भारत सरकार देश की जनता को क्यों नहीं बताती कि हम ये कानून बनाने वाले हैं बनाने से पहले? भैया जी, आज तक किसी कानून में पूछा हो तो इस कानून में पूछेंगे। देश की जनता को पता ही नहीं कि मैं मालिक हूं। भाई देखो, अभी जैसे क्या हुआ, आपने दुकान पे कोई नौकर रख लिया सहयोग करने के लिए। अब उस नौकर ने बोला कि जी साहब, मैंने दुकान बेच दी आपकी आधी, सारा सामान दे दिया है, उधार पे है। अब अरे पूछा क्यों नहीं, मेरे को बताया क्यों नहीं? अच्छा जी, आप मालिक आप थे क्या? अभी सरकार यही तो कर रही है। सरकार कह रही है तुम्हारा LIC बेच दिया, तुम्हारा हेल बेच दिया, तुम्हारी रेल बेच दी, तुम्हारे एयरपोर्ट बेच दिए, तुम्हारा बस स्टैंड बेच दिया, रोड पे टोल टैक्स सब कंपनियों को देना पड़ेगा, तुम्हारा पेट्रोलियम कंपनी बेच दी, IOC बेच दिया, तुम्हारा इलेक्शन कमीशन को प्राइवेट कर देंगे, बैंकिंग प्राइवेट कर दी है, स्कूल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अभी जो है अस्पतालों को प्राइवेट करे जाएंगे, आने वाले टाइम में तुम्हारा सब कुछ बेच देंगे। हम क्या है? अच्छा चल बेचने दो, हमारा क्या है? पता चले तुम्हारा ही तो था भाई। हमारे बाप दादाओं ने मेहनत कर करके सारे संस्थान बनाए और ये धीरे धीरे सारे बेच रहे हैं, और हम पूछते नहीं। और जब पूछेंगे तो सरकार बोलेगी अच्छा आप थे क्या मालिक? हम बोलेंगे हाँ, हमें पता ही नहीं था। असली मालिक को ही नहीं पता है कि मालिक वो है, और नौकर सब बेचे जा रहे हैं। बड़ा पंगा है। पूछना क्या था? हम तो कब के कह रहे हैं जनता ही सरकार है पर जनता को पता ही नहीं है कि हम सरकार है, वो तो सोच रहे हम तो नौकर हैं। तो ये यकीन दिलाने के लिए, यही जागृति के लिए जनता सरकार मोर्चा टॉर्च बीरर की तरह लगा हुआ है। किसान अपनी कीमत पर अनाज, सब्जी और फल बेच सकता है क्या? वो तो हमने जवाब दे ही दिया, आप उगाओ ऑर्गेनिक, हम बेचेंगे आपकी मर्जी पर। और हमने कितना सारा काम करके दिखा दिया। गांव स्वावलंबी होने के बाद उस गांव में कानून खत्म किया जा सकता है क्या? फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस गांव ने कभी किसी सरकार से कुछ नहीं लेना, उस सरकार जो इनकी कोर्ट पर निर्भर नहीं करती, जो इनके कानून पर निर्भर नहीं करती पंचायत, उस पंचायत को सरकार के कानून मानने की जरूरत नहीं है। आपको सरकारों के आदेश मानने की जरूरत जब तक है जब तक आप उनके टुकड़ों पर पलते हो। पैदा होते ही, पैदा होने से पहले अपने बच्चों का प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाओ,
उनको सरकार की तरफ से दिए जाने वाले कुछ टीके फ्री मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे। जो काम के हैं उनके पैसे देने पड़ेंगे, जो बिना काम के हैं वो सरकार फ्री में लगाएगी, जिनसे आप बीमार हो सकते हो, ठीक है ना, वो फ्री में लगाएगी। अच्छा, फिर बच्चा पैदा होने के बाद भी जो काम के हैं वो आपको लगवाने पड़ेंगे, जो बिना काम के हैं वो लगवा के देगी आपको। पहले जो टीके फ्री लगते होते थे, अभी सरकार उनके पीछे लगते हैं, पैसे लगते हैं ना। जो भी चीज़ें आपको पहले फ्री मिलती थी, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP हो, जिन जिन पर आपको सब्सिडी मिला करती थी, जो फ्री मिला करते थे, आजकल उनके पैसे देने पड़ते हैं। आजकल बहुत महंगे देने पड़ते हैं। यही होता है ना, जो भी चीज़ आपने कभी भी फ्री में ली है, आपकी अगली संतानों को उसकी कीमत ब्याज समेत देनी पड़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिर बच्चों को दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं स्कूल में भेजोगे तुम्हारे को वहाँ पर राशन मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा, बस्ता मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा। बड़े हो जाओगे तुमको स्कॉलरशिप मिलेगा, उससे बड़े हो जाओगे तुम्हारी लड़कियों की शादी में एक योजना है, उसका ब्याह कर देंगे, लड़कियों के खाते में हर महीने पैसे जाते जाएंगे। उसके बाद शादी के बाद तुमको इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो ये मिलेगा, तुम अगर शादी ना ही करोगे तो तुम्हारे को पेंशन मिलेगी, रंडा पेंशन मिलेगी, शादी कर दोगे तो वसूली कर लेंगे, फैमिली टूटेगी तो समाज टूटेगा तो और पैसे मिलेंगे। इधर से कानून एक तबके के लिए बनाएंगे, औरत को ज़्यादा हक दे देंगे ताकि वो अपने पति के ऊपर अत्याचार कर सके कि तुमने बहुत दिन अत्याचार किया, अब तुम्हारा नंबर, अब तुमको रगड़ेंगे। फिर अनुसूचित जाति वालों को, SC BC को ज़्यादा ताकत दे देंगे ताकि वो फिर जनरल वालों को रगड़ दे, ताकि समाज और टूटता चला जाए। फिर कुछ लोगों को फिर कुछ सब्सिडी दे देंगे, फिर आपके विधवा पेंशन दे देंगे, फिर आपको बुढ़ापा पेंशन दे देंगे, फिर आपको और कोई पेंशन दे देंगे। इस तरह से उन्होंने पैदा होने से लेके मरने तक वाले आदमी को किसी न किसी लालच में, किसी न किसी जाल में फंसा रखा है ना। तो अब आप उससे निकलना चाहते हो तो आज़ादी अगर चाहिए तो आपको ये सारा त्यागना पड़ेगा। लालच और डर, ये दो ही चीज़ हैं जो शैतान का हथियार होते हैं, और यही चीज़ है जो इन्हीं से मुक्ति है जो परमात्मा के नज़दीक लेकर जाती है। अगर आप किसी से कोई चीज़ फ्री में नहीं चाहते हो, यही है आपकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता कि आप जो भी किसी से चाहते हो उसकी कीमत दीजिए, आप उसको अदा कीजिए, उसके बराबर में कुछ ना कुछ कीजिए। हमारे गांव के अंदर, हमारे गांव का ये कल्चर था कि किसी से हम कुछ नहीं लाते थे। खेत में गए, खेत में से किसी ने गन्ने बोला कि तुम्हारे खेत में गन्ने हैं, हमें चूसने हैं, बोले जितने मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। गांव के किसान को कोई दिक्कत नहीं होती, आपसे जितना मर्जी आप उससे ले सकते हो। फिर आगे थोड़े जाओगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ किसान देता, आप दोगे, लेगा नहीं वो आपसे। फिर भी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार रखते थे कि वो हमें कुछ दे रहा है, हम उनको कुछ दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ हो जाए वो उनको दे दो, जो उनके यहाँ हो जाए एबेंडेंस में वो मिल जाए। तो ऐसे लेन देन चक्र चलता रहता था। फ्री हमने कभी उम्मीद नहीं की कि हमको चीज़ें फ्री मिल जाए। हम देने की भी नियत उतनी ही रखते थे अगर लेने की नियत रखते हैं तो। क्वेश्चन में है कि अगर मैं गांव में गुरुकुल खोलना चाहता है, देखिए गांव को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और गुरुकुल बनाने के लिए 7 एकड़ जमीन देना भी चाहते हैं। देखो आप ये साथी हैं और ये कह रहे हैं गांव में बैंकिंग प्रणाली खत्म करना चाहते हैं और बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी साथी अगर इस तरह की एक्टिविटी करना चाहता है तो उसमें सबसे पहले वो अपने गांव के अंदर, जैसे हम लोग अपनी शादी में इनवाइट करते हैं, वैसा करके पूरे गांव को इनविटेशन दे पहले तो। उससे भी पहले आप अपने उम्र के या जो इस मुद्दे पर आपसे सहमत होते हों, 5, 10, 20 जितने भी साथी हों, उनकी एक मीटिंग कीजिए। उनकी मीटिंग करने के बाद आप उस विचार को मजबूत करने के लिए आप उनको बोलिए कि चलो गांव के लोगों से को इनवाइट करते हैं पहले। क्योंकि कभी भी कोई काम अगर आपका अपना है और आपको उसका प्रचार करना है और आपको ही उसका लाभ लेना है, फिर तो आप अकेले शुरू कर सकते हो उसको। लेकिन यदि काम समाज का है और समाज की पार्टिसिपेशन जरूरी है और समाज को ही उसका फायदा होना है, तो समाज को पहले तैयार कीजिए। समाज कभी पूरा समाज एक साथ तैयार नहीं होता है। बस ये मानकर चलिए कि आपने अगर 100 लोगों से बात करी है और उसमें से 10 से 15 लोग अगर तैयार हो जाते हैं तो सारा समाज तैयार हो जाएगा। क्योंकि 85% लोग
इंतजार करते हैं कि ये 15% ने हाँ भर ली तो हम भी भरेंगे। जैसे पहले तमाशा दिखाने वाला बंदर वाला नहीं आता था, तो बंदर का तमाशा देखते देखते वो फिर बाद में गेहूं या आटा लेता होता था ना, तो वो एक आधा आदमी था, वो वेट करता रहता था कि रविंदर देखूंगा कितने बड़े कटोरे में लेके आएगा, उसके हिसाब से मैं लेके आऊंगा अनाज। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दूसरे को वेट करते हैं कि ये देखते हैं ये क्या करने वाला है, उसके बाद हम देखेंगे। तो ऐसा करके आप पूरे गांव को पहले अपनी बात बताइए और फिर गांव को पार्टिसिपेट करवाइए। पार्टिसिपेशन के बाद आगे बढ़िए। मुझे पूरा यकीन है कि जो 7 एकड़ जमीन आप देना चाहते हो, ये 7 एकड़ जमीन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा गांव मिलके अपने आप तैयारी कर लेगा इसकी, क्योंकि हर आदमी दुखी परेशान है। फिर हमारे पास जनता सरकार मोर्चा के पास कह लीजिए या मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से उस एजुकेशन सिस्टम को तैयार कर सकते हैं कि आपके गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। तो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के लिए तरीका पता चल गया, तो फिर हम लोग अभी गुरुकुल शुरू कर रहे हैं। जो कोलकाता वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। आपको मैंने नंबर लिखवाया था 9518170000, मैं लिखवा दूंगा अभी। उस पर मिस्ड कॉल करिए तो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। आप उस पर मैसेज करके एजुकेशन की ट्रेनिंग मांग लीजिए, अपना नाम पता अपने गांव का भेज करके। तो वो ट्रेनिंग जब हो जाएगी तो आपके गांव में ट्रेनिंग के लिए, आपके गांव के लोगों को समझाने के लिए हम लोग भी आ जाएंगे। स्वावलंबी बनाने के लिए बड़ा आसान सा रास्ता है कि आपके गांव में कपड़ा अपना खुद का बनाया जा सकता है। कपड़े के लिए यहाँ तक कि आपका कपास भी वहीं पे हो जाएगी, नहीं होगी तो जिस गांव में होगी वहां हम कुछ दे देंगे। जैसे जहां चने होते हैं, चने हैं क्या राजस्थान में किसी के पास यहाँ पे, या मालूम हो कि यहाँ चने हमको मिल जाएंगे, चने बाजरा ये सब मिल जाता है ना, तो बड़े आराम से हो जाता है अरेंजमेंट कि यहाँ इनको इनके पास कोई चीज़ नहीं है वो उधर से आ जाएगी। जैसे पटसन यहाँ राजस्थान में नहीं होगा या उसका अरेंजमेंट नहीं होगा तो वो वहाँ से आ जाएगा जिधर से रेशे की फसलें होती हैं। तो जो जहाँ से आ जाएगा हम लोग सामान अपना लेन देन कर लेंगे और सारी ज़रूरतें वहीं से वहीं के वहीं पूरी कर लेंगे। किसी चीज़ की हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई है, हम बिजली भी बिना खर्चे के बना सकते हैं, गैस भी बिना खर्चे के बना सकते हैं। हम चीज़ों को पकाने का काम अपने गांव में ही, आयुर्वेदिक दवाइयों का काम, अपनी जड़ी बूटियों का काम, और जंगल इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। इसलिए हम जनता सरकार मोर्चा के साथ ही कहते हैं जल जंगल जमीन और जानवर की लड़ाई है। साथ ही हम ये भी बताते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और राजनीति को पूंजीवाद से बाहर कर दो, आपका गांव अपने आप स्वावलंबी बन जाएगा। अगर इस दिशा में काम करने के लिए अगर हम काम करते हैं और गांव को तैयार करते हैं तो जो जो समस्याएं आती जाएंगी उन्हीं समस्याओं के समाधान पे काम करते जाओगे। आपको मालूम पड़ता जाएगा कि अब हमें अगला स्टेप पर क्या क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके लिए जितनी ज़रूरत एक दूसरे साथियों की पड़ेगी, हम सारे साथी एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार ऑलरेडी हैं ही। तो आप सबके सवाल खत्म हुए। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, राजीव भाई अमर रहे। जय हिंद।